व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, तो यहां पर ये बताना है कि फोर्स के साथ अब क्या होगा, मतलब होगा क्या से मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और बदल जाएगा, इसका मतलब ये कि वो कितना हो जाएगा अब, मतलब पिछली बार से डबल, 4 टाइम्स या हाफ, तो ये चीज आपको बतानी है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं हम पहला पार्ट, इसमें क्या है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो कोई दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का मास डबल हो गया है, तो बताओ फोर्स कितना होगा। सोचो जरा सोचो, कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके चलो, तो यहां पर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Gm1m2/r²। तो एक कोई मास डबल कर दो, मतलब ये वाला मास डबल कर दो, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश इक्वल टू G। M1 की जगह क्या लिखोगे, अब 2m1 लिखोगे, M2 तो वही रहेगा ना, M2 तो चेंज नहीं हुआ ना, और डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, तो r² ही रहेगा और ये M2 ही रहेगा। देन इसके बाद क्या होगा, देखो F डैश इक्वल टू 2 को बाहर ले लो तो अंदर हो जाएगा G m1m2/r²। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, F डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये पूरा क्या है बताओ जल्दी देखकर, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये है मतलब F। तो इसका मतलब नया वाला फोर्स पिछले वाले का डबल हो गया। तो अगर कोई एक मास डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई एक मास डबल करेंगे तो फोर्स डबल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, अगर यहां पर डिस्टेंस जो है वो बदल रहा है, मतलब एक बार हो रहा है डबल और एक बार हो रहा है ट्रिपल, तो फिर क्या फोर्स पर इफेक्ट आएगा। तो हम इसमें पहला केस देखेंगे हमारा, जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा, मतलब आर डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब पहला केस हम डबल वाला ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम लेंगे जहां पर डिस्टेंस हो जाएगा ट्रिपल्ड, मतलब 3 टाइम्स। तो अगर इसका नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, F इक्वल टू जी m1m2/r², ये तो इक्वेशन आपको याद रखनी ही है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, F इक्वल टू जी m1m2/r², ठीक है, समझे ये बात हमारी यहाँ पर आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अब डिस्टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, F, ये नया वाला फोर्स है ना जो हमारा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डैश ले लेंगे, तो F डैश इक्वल टू GM1m2/r², ये r पर डैश लगा दिया, ठीक है, डैश मतलब कोई दूसरी चीज ले ली हमने यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, F इक्वल टू जी एम F डैश इक्वल टू जी m1m2/2r का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो F डैश इज इक्वल टू जी m1m2/2 का स्क्वायर 4, r² वैसा ही रहेगा जैसा था। तो अब यहां पर ये बन जाएगा F डैश इक्वल टू 1/4 बाहर ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा, GM1m2/r²। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, F डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ F, मतलब नया वाला फोर्स पिछले वाले का 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फोर्स डबल करो, अगर डिस्टेंस डबल करोगे, अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये बात तुम्हें वैसे भी याद रखनी है कि जब भी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है ना, ये बात हमें नहीं भूलनी है बिल्कुल भी। इतना पार्ट हुआ, चलो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें नया जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स लेना है, तो 3 टाइम्स लोगे अब, तो जहां पर तुमने 2 लिखा था वहां पर लिखना 3 और इसको निकाल कर देखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, ठीक है। चलो, तब तक हम और देखते हैं और क्या क्या होगा यहाँ पर। अब थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है, दी मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, मतलब दोनों मासेस डबल हो गए, तो F इक्वल टू जी m1m2/r², ये तो तुम्हारा वही फॉर्मूला रहेगा जो था, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चेंज क्या हुआ है, दोनों मासेस डबल हो गए हैं, तो नया वाला फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, जी m की जगह भी 2m1 और m2 की जगह भी 2m2,
और डिस्टेंस में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो आर स्क्वायर ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 4 को बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा, जी m1m2/r²। तो मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, अब तुम्हारा फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। तो ओरिजिनल फोर्स तुम्हारा जो भी था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों मास होगा डबल। अगर एक मास डबल होता तो हमारा फर्स्ट वाला बनता केस, और फर्स्ट वाले केस के हिसाब से डिस्टेंस होता 2 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि दोनों मास डबल हो चुके हैं। तो चलो इसमें और देखते हैं और क्या क्या दिया है हमारे लिए, और कौन से क्वेश्चन है वो हम सब पता करते हैं। बट उसके पहले आपको ये पैटर्न बता दूं जो आपको स्कूल में लिखना है। ठीक है, इस पूरे सिस्टमेटिक पैटर्न से आप इसको लिखोगे, लेकिन साथ में इक्वेशन से भी बता देना। ठीक है, तो उसमें आपको फुल मार्क मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ही सिंपल सा लिखोगे तो हो सकता है कि आपके टीचर्स पूरे नंबर ना दें। ठीक है, मेरे टीचर्स भी नहीं देते थे खैर, पर आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसमें फॉर्मूला भी लिख दो। ठीक है, चलो जो मैंने बताया ना वैसा ही लिखना है, ज्यादा कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी तुम्हें। अब आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या फॉर्मूले हैं, ये तो हमने देख लिया था हमारे एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। वहां पर ये मैंने आपको बार बार बताया था, और इसके 4 मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताए थे वहां पर। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने इसको ना देखा हो वो लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यही वो 4 पॉइंट हैं। ठीक है, वहां पर ये डिटेल में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल एक्सप्लेन हुआ है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हो, और एज इट इज आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे ये। चलो और आगे बढ़ते हैं, और क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, एपिसोड 4 और एपिसोड 5 में आपको मिलेगा फ्री फॉल। फ्री फॉल में बेसिकली क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट होती है और वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव करती है, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो जब अर्थ की बात हो रही है तो एसिलेशन अर्थ का लेंगे ना, तो जो एसिलेशन होता है अर्थ को, जो अर्थ का एसिलेशन होता है उसे हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होती है फटाफट, इसकी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू हम 10 भी ले लेते हैं, कि उससे हमें कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। तो यही होता है एसिलेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, बेसिकली अगर ये बोला जाए, इसकी डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, बताओ डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि ये वो एसिलेशन है जो हमें मिलता है बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ। तो अर्थ जो भी फोर्स लगाती है उसके कारण से जो एसिलेशन मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंबल क्या होता है स्मॉल जी। तो ये एक आपका पैटर्न है जो आपको लिखना है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, what do we call the gravitational force between the earth and an object। अगर कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इट इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, उसे हम बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। इसका फॉर्मूला हमने सीखा था W इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, और स्मॉल जी का फॉर्मूला था जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अगर तुम इससे फॉर्मूला बनाओगे तो वही बन जाएगा तुम्हारा, देखो F इक्वल टू W इक्वल टू स्मॉल एम जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं और वेट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आप वहां पर इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के एपिसोड का, और इसके बाद वाला जो एपिसोड रहेगा उसमें हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अमित ने कुछ ग्राम सोने का लिया, कहां पर लिया, पोल पर जाकर लिया, कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जाकर लिया, क्यों, क्योंकि उसके दोस्त ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया उसे। तो दोस्तों की बातों पे ऐसे नहीं आना है कि तुम गोल्ड लेने के लिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल पहुंच जाओ। ठीक है, कि जितना फायदा नहीं होगा तो उससे ज्यादा तो वहां जाने का, आने का, रुकने का खर्चा हो जाएगा तुम्हारा। तो दोस्तों की सलाह है
एकदम आंखें बंद करके नहीं लेनी होती हैं, ठीक है ना, संभल कर। उसने ले तो लिया ही है, तो अब देखते हैं कि उसको फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो ही हैड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स एट द इक्वेटर, तो वो पोल से सोना लेकर आया और इक्वेटर पर वो रहता था कहीं पर, और उसने अपने दोस्त को दे दिया। उसने जितना वेट बताया क्या उतना ही वेट उसको इक्वेटर पर मिला। यहाँ पर उसने थोड़ी सी हेल्प की है, उसने ये बोला है कि स्मॉल जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा होती है इक्वेटर से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, और पोल्स पर डिस्टेंस होता है कम और इक्वेटर पर होता है ज्यादा। और स्मॉल जी डिपेंड करता है आर स्क्वायर के इनवर्स पर। तो देखो, पोल पर आर कम है तो वहां पर जी ज्यादा होगा, इसलिए स्मॉल जी पोल्स पर ज्यादा होता है, ठीक है। जब आप 11th में जाओगे तब इसको पूरा डेरिवेशन से आपको बताया जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, ये जी पर डिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो तुमने जब वो गोल्ड लिया तब पोल पर उसका वेट जो निकला उसको नाम दिया हमने डब्ल्यू पी। डब्ल्यू पी इक्वल टू एम इंटू जी, और जी कौन सा वाला लेंगे, हम पोल वाला लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चाहो तो इसको जीपी लिख सकते हो। अब क्या होगा, जब आप इक्वेटर पर जाओगे तो उसका वेट आप निकालोगे फिर से, तो वो बनेगा डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा, एम इंटू जी, और जी कौन सा वाला, इक्वेटर वाला। तो अब यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है कि मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज होता नहीं है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, उसको कहीं भी ले जाओ पूरे यूनिवर्स में, कहीं भी ले जाओ मास चेंज नहीं होगा, लेकिन जी चेंज हो रहा है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो डब्ल्यू पी तुम्हें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जी पी इज ग्रेटर देन जी ई, इसलिए। तो इसका मतलब क्या है, द वेट एट द पोल ऑफ द सेम गोल्ड इज फाउंड टू बी मोर। तो उसका मतलब पोल पर उस चीज का वेट तुम्हें ज्यादा मिला इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो चलो, आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं वाइंड अप। होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे अपने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट या फोटो भेज सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं हम खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कर जाए, एंड लाइक एंड शेयर भी करें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके फ्रेंड्स को भी।